स्टूडेंट्स, आइए सोशल साइंस में हम दूसरा लेक्चर पर डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग स्पेशली इन डिसास्टर प्रोन एरिया। जहाँ पर कुदरती आपदा या कोई डिसास्टर आने के चांसेस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक ज़्यादा जहाँ आते हैं, जहाँ सुनामी के आने का खतरा होता है, जहाँ टॉर्नेडो का खतरा होता है, वहाँ पर अगर हम कोई मकान बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा है वी शुड टेस्ट द सॉइल। हमें वहाँ की मिट्टी का एक्सपर्ट से टेस्ट करवाना चाहिए ताकि ये पता चल सके हमें कि ये सीस्मिक जोन है या सीस्मिक जोन से कितना दूर है। कुछ एरिया जो हैं वो हाईली प्रोन एरिया होते हैं जहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ थोड़े बहुत होते हैं। तो ये हमने पहला काम करना है। दूसरा है कि बिल्डिंग का एक सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान होना चाहिए। हमारा जो रेक्टेंगल आप समझते होंगे कि आयतनमा जो है, या जो एक रेक्टेंगल में 4 साइडेड फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसको रेक्टेंगल कहते हैं, आयत जिसको हिंदी में बोलते हैं। उस तरह से हमारा प्लान होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि जब भी बिल्डिंग्स बनाई जाती है तो बीच में कॉलम्स बनाए जाते हैं, पिलर्स बनाए जाते हैं कंक्रीट के। तो वो बिल्डिंग में कॉलम्स होने चाहिए। उससे क्या होता है कि कॉलम्स जो हैं वो कॉलम पर बिल्डिंग रहने से दीवारें जो है वो क्रैक नहीं होती हैं, और अगर कहीं हुई भी तो कॉलम स्टैंड रहते हैं, तो हम कॉलम्स के बीच के एरिया जो है दीवार को फिर रिपेयर छोटा मोटा कर सकते हैं। तो खास तौर पे लंबी वॉल जो होंगी उनके बीच में पिलर ज़रूर होने चाहिए, कंक्रीट कॉलम्स होने चाहिए। बिल्डिंग जो हमारी है या टी शेप में होनी चाहिए, यू शेप में, या एल शेप में, या एक्स शेप में होनी चाहिए। ये टेक्निकल पॉइंट है इंजीनियरिंग पॉइंट से। डोर्स और विंडो जो है वॉल्स में होनी चाहिए, प्रेफरेबली स्मॉल एंड मोर सेंट्रली लोकेटेड। दूसरा, लोकेशन ऑफ ओपनिंग शुड नॉट बी टू क्लोज टू द एज ऑफ द वॉल। जो बाहर या अंदर जाने के लिए रास्ता है वो दीवार के ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए। रीज़न ये है कि जब भूकंप आते हैं तो दीवार गिर सकती है, चोट लग सकती है, तो उससे थोड़ा हटके होना चाहिए। मटेरियल स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी गुड। हम लालच कर देते हैं जब बिल्डिंग बनाते हैं, कहीं सीमेंट की कमी रख देते हैं, कहीं पानी देने की कमी रख देते हैं, तो वो बिल्कुल एक्चुअल रेशो में होना चाहिए और बिल्कुल टेक्निकल तरीके से होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। Seismic bands at plinth level, doors, windows and lintel level must be laid. Vertical steel bar at each corner and T-junction of walls, ये भी जो है इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और at the edge and corner the steel bars must be bended and free edges of these bars should be away from the edges as seen in the figure. Seismic bands are constructed using either reinforced concrete or timber. प्रॉपर प्लेसमेंट, जो पिलर्स हैं, जो कॉर्नर है हमारा बिल्डिंग का कॉर्नर, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो कॉर्नर के गिरने का बड़ा खतरा होता है, तो यहाँ पर सरिया जैसे बेंड करके ये टेक्निकली जो है बीम बनाए जाते हैं। वो बीम कॉर्नर पे ज़रूर होना चाहिए। मैं दूसरे शब्दों में कि कॉर्नर पे हमारा कॉलम्स होना चाहिए। ये टेक्निकल पॉइंट है। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम बिल्डिंग्स बनाते हैं। इसमें हमें किसी तरह से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि डिसास्टर मैनेजमेंट में एनजीओ का क्या रोल रहता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, समाजी संस्था कोई है, उसका क्या रोल रहता है। रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज अ की एलिमेंट। इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। एनडीआरएफ की टीम तो बाद में पहुंचेगी। मान लो जिस जगह पे ऐसा कोई हादसा हुआ है तो नौजवान हों, वॉलंटियर्स हों, उनकी ऑलरेडी एक संस्था बनी होती है, वो जो है सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं। तो उनका एक जानी और माली नुकसान बचाने के लिए सबसे बड़ा रोल रहता है। एंड
make them capable of participating in all activities and program organized by NGO और गवर्नमेंट। हाँ, एक काम करना होता है कि उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना होता है, उनका कांटेक्ट नंबर हो, उनको छोटी मोटी ट्रेनिंग हो। हम ठीक है, वो सेवा की भावना से तो चले गए हैं, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे रेस्क्यू कैसे करना है, मेरे पास सामान कौन सा होना चाहिए, विक्टिम को कैसे उठाना है, उनके पास स्ट्रेचर्स होना चाहिए। तो ये उनका जो है थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा it is one of the most effective alternative means of achieving an efficient communication link between disaster management agencies and affected people। जिन लोगों पर असर हुआ है और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अधिकारी कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये एनजीओ जो है एक लिंक बनता है। लिंक इन द सेंस कि कहीं कोई हादसा हो जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचानी, गवर्नमेंट की बात लोगों तक पहुंचानी, ये सारा एनजीओ करता है। एनजीओ जो है वो शेल्टर्स एट द टाइम ऑफ डिसास्टर बनाते हैं। मान लो घर गिर गए तो एनजीओ क्या करेगा, टेम्परेरी शेल्टर्स बना देगा जिसमें लोग कम से कम रह सकें। उनको रिलीफ चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, क्योंकि उनके मकान गिर गए होते हैं, ये जो एनजीओ कर सकती है। और मीडिया को और गवर्नमेंट को सही इंफॉर्मेशन देने की हादसा कहाँ पे हुआ है, कितने लोग उसमें ग्रस्त हैं, कितनी रिलीफ की ज़रूरत है, ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन मीडिया तक पहुँचे या गवर्नमेंट तक पहुँचे, ये एनजीओ काम करती है। ऐसी हालत में र्यूमर्स बड़ी फैल जाती हैं, अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, तो उन र्यूमर्स को एनजीओ चेक कर सकता है कि नहीं जी, ये मान लो र्यूमर्स फैल जाएंगी कि वहाँ पर जी 500 मीटर रोड चला गया, जबकि वहाँ पर 2 मीटर रोड जो है वो डैमेज हुआ था। हाँ जी, वहाँ 400 लोग मारे गए, जबकि वहाँ पर 4 पेड़ टूटे थे। तो ये गलत र्यूमर्स जो है मीडिया में फैल जाती हैं, इसको भी चेक जो है एनजीओ कर सकती है। और लास्ट, एनजीओ जो है पिछले डिसास्टर की इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को दे सकती है, आज की भी दे सकती है। पिछले देने का ये फ़ायदा है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक डाटा रहता है कि कौन कौन से डिसास्टर एरिया हैं जहां पर ये डिसास्टर का ऐसा हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से है, पॉलीथीन के जो लिफाफे हैं इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और पॉलीथीन के इल इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपने साइंसेज में भी पढ़ा है। पॉलीथीन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, इट डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नेवर यूज द पॉलीथीन। अब पॉलीथीन इफेक्ट क्या करता है, पहले तो ये हमारे साइल को पॉल्यूट करता है। नंबर 2, इसमें कोई भी गंदगी रह गई तो वो गंदगी वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है। दूसरा इफेक्ट इसका क्या है कि पॉलीथीन को अगर बर्न किया जाए तो ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है। इन कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग केमिकल्स। इसको बर्न करेंगे, इसमें से जो धुआं निकलता है इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिससे कैंसर डिफरेंट टाइप का लग सकता है। तो हमें इसको बर्न भी नहीं करना है, ये डिकम्पोज भी नहीं होता है, ये पानी को पॉल्यूट भी करता है। आप सिंपल लिख सकते हैं, इट काजेज पॉल्यूशन, it causes soil pollution, it blocks the lands and it makes dirty environment around it, and it is non biodegradable. So anything which is kept in polythene remains in that conditions only. Then use of shoppers bags for carrying shopping goods. अब how we can avoid it, अब हम कर क्या सकते हैं। अभी हमने बाज़ार से सामान लेना है, गवर्नमेंट जितना मर्जी बैन लगा दे, जब तक हमारा करैक्टर डेवलप नहीं होगा तब तक हम पॉलीथीन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमने एक करैक्टर बनाना है कि जैसे हमारे बुजुर्ग कभी बाज़ार में सौदा लेने जाते थे तो हमने अपना कपड़े का बैग या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का बैग कैरी करना है, उसमें मटेरियल लाना है। और यूज़ ऑफ वुडन बास्केट्स,
हम लाइफ लॉन्ग चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि वन टाइम यूज़ किया तो देन थ्रो इट। हम ऐसा नहीं है, जैसे पानी लाना, दूध लाना है, हम स्टील के बर्तन में ला सकते हैं, घर में रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल में दूध लाते हैं, पानी लाते हैं, बाद में उसको फेंक देते हैं, तो वो वन टाइम यूज़ हो गया। तो हम वुडन जो वेसल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, बास्केट्स हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। जूट के बैग जो है उनको यूज़ कर सकते हैं गुड्स के लिए, और अपने हाथ से बने हुए कपड़े के बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन को जलाना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, और कैंसर काजिंग केमिकल्स भी एटमॉस्फेयर में जाते हैं। हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि ये इल इफ़ेक्ट्स पॉलीथीन के होते हैं, हमें इसलिए इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। So this was all about डिसास्टर मैनेजमेंट। डिसास्टर मैनेजमेंट में हमने ऑलमोस्ट A to Z जो है सारा कंसेप्ट आपको दे दिया कि मेन जो क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज़ डिसास्टर, व्हाट इज़ डिसास्टर मैनेजमेंट। डिसास्टर मैनेजमेंट मीन्स व्हाट एक्टिविटी वी परफॉर्म ड्यूरिंग एनी डिसास्टर सो दैट देयर इज़ नो और मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। डिसास्टर के दौरान हम क्या स्टेप्स ऐसे उठाते हैं जिससे जानी नुकसान ना के बराबर हो जाए, माली नुकसान कम हो जाए, उसको हम डिसास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। हमारा क्या रोल रहेगा, गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, हम रेस्क्यू कैसे कर रहे हैं, हम विक्टिम्स को कैसे उठा रहे हैं, हम उनको रिलीफ कैसे दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं, कौन जाएगा, रेस्क्यू कौन करेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, उनको रिलीफ कौन देगा, दिस इज़ ऑल मैनेजमेंट। तो इसमें आया व्हाट इज़ डिसास्टर, व्हाट इज़ डिसास्टर मैनेजमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या रोल करना चाहिए, जब हमने कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करना है, मैंने बताया आपको 100 नंबर डायल करना है, 101 नंबर डायल करना है, ईमेल करना है, ब्रीफ सी शॉर्ट कॉल करनी है, गवर्नमेंट तक बात पहुंचानी है, मीडिया तक बात पहुंचानी है, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचानी है। इसके अलावा है पॉलीथीन का क्या इफेक्ट रहता है, इसके अलावा इंडिविजुअल का क्या रोल रहता है, आपका क्या रोल रहता है। ज़रूरी नहीं आप एनजीओ का वेट करेंगे, वहाँ पे एनजीओ नहीं है, किसी जगह डिसास्टर हो गया, हमारा पहला रोल है कि हम इमीडिएटली 100 नंबर 101 नंबर पे डायल करें। कहाँ पे डिसास्टर हुआ है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन जो है, वी शुड इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन, वी शुड इन्फॉर्म द लोकल एजेंसीज, वी शुड इन्फॉर्म द मीडिया फॉर इमीडिएट इंफॉर्मेशन दैट at such and such place disaster has been taken, then we can start the rescue operation। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि जो लोग ज़ख्मी हैं या जो लोग इस मुसीबत में फंस गए हैं, हम किस तरह से उनको बचा पाएँ। तो किसी को ब्लीडिंग हो रही है, खून बंद करना है, कोई फंसा हुआ उसको निकालना, अपनी सेफ्टी भी रखनी है और दूसरे की भी रखनी है। सबसे पहले हमारे पास जज्बा होना चाहिए कि हम अपना 100% दें, अपनी सेफ्टी के साथ साथ हम एज ए इंडिविजुअल जो हैं वो क्या क्या रोल अदा कर सकते हैं। एक बच्चा है, ठीक है, वो रेस्क्यू नहीं कर सकता है, लेकिन वो फ़ोन कर सकता है, कम से कम वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को, वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है हायर अथॉरिटीज़ को, वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है अपने पेरेंट्स को, वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है एनजीओ को, ताकि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ तक आ जाए और लोगों को भी पैनिक से बचा सकता है, र्यूमर से बचा सकते हैं। नहीं भाई आप गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, लोगों को कूल एंड काम रख सकते हैं। ये छोटा मोटा काम हम इंडिविजुअल कर सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 100% आपका डिसास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस यहाँ कंप्लीट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।